हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास में हम सीटेट पेपर 1 पेपर 2 के लिए हिंदी पेडालॉजी का मॉक टेस्ट 3 करने वाले हैं। और ये क्लास उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जिनका भी पेपर 1 या पेपर 2 में हिंदी को प्रथम या द्वितीय भाषा के रूप में लिया है। उन सभी के लिए ये क्लास बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लिए पहला प्रश्न। और दोस्तों, प्रश्न को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। शुरू करते हैं आज के लिए पहला प्रश्न। तो दोस्तों, आज के लिए पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। और इससे पहले के 30 प्रश्नों को हम पिछले कक्षाओं में कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन क्लास को नहीं देखा है तो उनको भी जरूर जाकर देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रथम भाषा अर्जन क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है शिक्षार्थी के सचेत प्रयास, और बी है विद्यालय की प्रमुख गतिविधियां, और सी है प्रशिक्षण के द्वारा होती है, और डी है प्राकृतिक प्रक्रिया है। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और अगर हम बात करते हैं ऊपर के तीनों ऑप्शन किसके हैं? भाषा अधिगम के हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। ऐसी कक्षा जहां बच्चे अपनी मातृभाषा में शुरुआत करते हैं तथा उसके बाद उन्हें अतिरिक्त भाषाओं का प्रशिक्षण दिया जाता है, वो क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए है द्वितीय भाषा की कक्षा, और बी है बुनियादी कक्षा, और सी है मानवीय उपागम, और डी है बहुभाषिकता। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि बच्चा पहले किस में मातृभाषा में शुरुआत करता है और उसके बाद वो अतिरिक्त भाषाओं का क्या करता है? शिक्षण करता है। ठीक है, तो ऐसी कक्षा को हम क्या कहते हैं दोस्तों? बहुभाषिकता वाली कक्षा कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। किसी एक विचार को औपचारिक तरीके से संप्रेषित किया जाता है और फिर उसी विचार को अनौपचारिक तरीके से संप्रेषित किया जाता है। तो दोस्तों, पहले औपचारिक तरीके से किसी विचार को संप्रेषित किया जाता है और उसके बाद क्या अनौपचारिक तरीके से उसी विचार को क्या संप्रेषित किया जा रहा है। तो एक भाषिक वक्ता की इस स्थिति को क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए है समाज भाषा विज्ञान, और बी है कोड बदलना और कोडिंग स्विचिंग, और सी है कोड मिलाना और कोड मिक्सिंग, और डी है बोलियां। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही उत्तर हो जाएगा कोड बदलना, कोड स्विचिंग। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो साथियों प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। नाम चॉम्स्की समर्थन करते हैं कि डैश डैश। ऑप्शन नंबर ए है बच्चे द्रुत गति से भाषा अर्जित करते हैं, और बी है सभी संस्कृतियों में भाषा अधिगम का प्रतिरूप अधिकांश तो एक जैसा होता है, और सी है भाषा का विकास अधिकांश बच्चों में समान आयु के आसपास होता है, और ऑप्शन नंबर डी है भाषा केवल सीखी जाती है, यह अर्जित नहीं की जाती है। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसका सही ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा कि सभी संस्कृतियों में भाषा अधिगम का प्रतिरूप अधिकांश तो एक जैसा होता है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। नाम चॉम्स्की के सिद्धांत के अनुसार हम सभी इस सहजता समझ के साथ जन्म लेते हैं कि भाषा कैसे कार्य करती है। ऑप्शन नंबर ए है संकेत भाषा, और बी है सार्वभौमिक व्याकरण, और सी है बुनियादी शिक्षा, और डी है व्यवहारिक विज्ञान। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सार्वभौमिक व्याकरण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। बहुभाषिक शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी विद्यालय में अतिरिक्त भाषा सीखने से पहले डैश डैश से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जब बच्चा विद्यालय में आता है, विद्यालय में आने से पहले वो द्विभाषा या बहुभाषा या अपनी भाषा या संकेत भाषा का प्रयोग करता है। कौन सी भाषा में शुरू करता है? विद्यालय आने से पहले कौन सी भाषा को जानता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा अपनी मातृभाषा में बच्चा क्या है, विद्यालय में आने से पहले वो उसमें संवाद भी करता है और
वार्ता भी करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, द्वितीय भाषा के शिक्षण शास्त्री अभ्यास में डैश डैश के द्वारा संरचना को बेहतर तरीके से आत्मसात किया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन है हमारे पास, ये है कि सामान्यतः प्रयोग होने वाले वाक्य विन्यासों के अभ्यास तथा पुनरावृत्ति, दोहराव, और बी है रोचक विषय सामग्री के साथ अर्थपूर्ण अंतःक्रिया, और सी है भाषा के अर्थपूर्ण अंतरण, और डी है अवलोकन तथा सहायता देना। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा कि रोचक विषय सामग्री के साथ अर्थपूर्ण अंतःक्रिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। तो दोस्तों प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा किसी उत्तम पाठ्यपुस्तक का आधार पाठ्यपुस्तक का मूलभूत मानदंड नहीं है। ऑप्शन है भाषा एवं शब्द भंडार, और बी है विषय वस्तु, और सी है मुद्रण एवं जिल्द चढ़ाना, और डी है शैली एवं योजना। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, हमें पूछा गया है कि कौन सा मूलभूत मानदंड नहीं है एक पाठ्य पुस्तक का। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा कि मुद्रण और जिल्द चढ़ाने से क्या है किसी पुस्तक के जो मूलभूत आवश्यकता हैं वो पूरी नहीं हो जाती है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, भाषा एवं शब्द भंडार और विषय वस्तु और शैली एवं योजना की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमें मानदंड नहीं पूछा था। तो कौन सा आवश्यक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आवश्यक नहीं है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। तो साथियों प्रश्न है एक अध्यापिका 5वीं कक्षा के अपने विद्यार्थियों को 6 वाक्यों का एक छोटा अनुच्छेद 2 बार सुनने के लिए कहती है। तो दोस्तों कक्षा 5 की एक अध्यापिका है और वो अपने विद्यार्थियों से क्या कर रही है, अपने विद्यार्थियों से 6 वाक्यों को क्या एक बार 6 वाक्यों को का एक छोटा अनुच्छेद 2 बार सुनने के लिए कहती है, और फिर वो विद्यार्थियों को 4 समूहों में क्या करती है, 4 समूहों में सुने हुए वाक्यों को अपने शब्दों में लिखने के लिए कहती है। यह शिक्षण विधि का कौन सा रूप है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है रचनात्मक लेखन, और बी है श्रवण एवं भाषा लेखन, और सी है अनुच्छेद एवं श्रुत लेख, और डी है वाक्य आधारित श्रुत लेख। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद श्रुत लेख। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। प्रश्न को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो दोस्तों प्रश्न है किसी भाषा की परीक्षा टेस्ट का ब्लूप्रिंट तैयार करते समय निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आवश्यक नहीं है? दोस्तों हमें प्रश्न में पूछा गया कौन सा कार्य आवश्यक नहीं है। तो दोस्तों जब आप बीएड कर रहे होंगे तो आपको भी प्रत्येक सब्जेक्ट में क्या है 2-2 ब्लूप्रिंट बनाने के लिए दिए गए होंगे, ठीक है। और जब आप ब्लूप्रिंट बनाते हैं तो किन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, ठीक है। और हमें यहाँ पूछा है कि कौन सी बातें आवश्यक नहीं है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है शिक्षण उद्देश्यों को महत्व देना, और बी है प्रश्नों के विविध रूपों को महत्व देना, और सी है कठिनाई के स्तर को महत्व देना, और ऑप्शन नंबर डी है लेखन के विधि शैलियों को महत्व देना। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि कौन सा आवश्यक नहीं है, लेखन के विधि शैलियों को महत्व देना आवश्यक नहीं है। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो दोस्तों प्रश्न हो जाएगा वो हो जाएगा प्रश्न नंबर 41। प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 41 दोस्तों, एक शिक्षक श्यामपट्ट पर स्पष्ट लेख में कुछ शब्द लिखता है या लिखती है, ठीक है, और विद्यार्थी उन शब्दों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखते हैं। तो दोस्तों टीचर ने क्या लिखा, श्यामपट्ट में लिखा, और बच्चे उन्हें अपने अभ्यास पुस्तक में लिखते हैं। निम्न में से कौन सी विधि वर्तनी सीखने की इस तकनीक से मेल खाती है?
ऑप्शन ए है खेल विधि, और बी है अभ्यास विधि, और सी है प्रतिलेखन विधि, और डी है श्रुतलेख विधि। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा प्रतिलेखन विधि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। एक अध्यापिका लखनऊ पर पाठ पढ़ाती है। तो दोस्तों एक अध्यापिका है तो आप अपने को एक अध्यापक या अध्यापिका मान सकते हैं, और आप क्या लखनऊ के ऊपर एक पाठ पढ़ा रहे हैं विद्यार्थियों द्वारा मौन पठन के लिए। और उसके बाद आप क्या करते हैं, पहले आप पाठ पढ़ाते हैं लखनऊ के ऊपर, और उसके बाद आप विद्यार्थियों को मौन पठन के लिए कहते हैं, ठीक है। और उसके पश्चात आप क्या करते हैं, निम्नलिखित प्रश्न करवाते हैं, ठीक है। तो प्रश्न है पहला है कि हजरतगंज में शोर क्यों नहीं था, और बी है या वो है लखनऊ के नवाबों का शहर क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन और वो प्रश्नों की प्रकृति को परिभाषित करता है। ऑप्शन ए है पुनरावृत्त्यात्मक प्रश्न, और बी है कालांतरित प्रश्न, और सी है परिचयात्मक प्रश्न, और डी है बोधात्मक प्रश्न। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कालांतरित प्रश्न, ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा मौन पठन का लाभ नहीं है। तो दोस्तों हमें मौन पठन का लाभ नहीं बताना है कि कौन सा लाभ नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है यह विद्यार्थियों की झिझक और संकोच को दूर करता है, और ऑप्शन नंबर बी है यह विद्यार्थियों की ऊर्जा बचाता है, और सी है कि विद्यार्थी समझ एवं चिंतन के साथ अर्थ ग्रहण करते हैं, और ऑप्शन नंबर डी है यह विद्यार्थियों में स्वतः अध्ययन की प्रवृत्ति को विकसित करता है कि प्रवृत्ति को क्या करता है, विकसित करता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, बाकी तो तीनों के तीनों ऑप्शन क्या है, सही है कि मौन पठन से क्या करता है, बच्चे की ऊर्जा भी बचेगी, और सी है कि विद्यार्थियों में क्या समझ कर चिंतन का अर्थ ग्रहण करेंगे, बच्चे क्या समझ कर क्या चिंतन करेंगे और उसका अंत ग्रहण भी करेंगे। और ये बात भी सही है कि बच्चा क्या है, बच्चे में स्वतः अध्ययन करने की प्रवृत्ति विकसित होगी। लेकिन जो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि अगर आप बच्चे से क्या करा रहे हैं, मौन अध्ययन करा रहे हैं या मौन पाठन करवा रहे हैं, तो ऐसे में बच्चे की झिझक कहाँ से दूर होगी, बच्चा तो मन ही मन में पढ़ रहा है, ना तो बच्चे की झिझक दूर होगी और ना ही बच्चे का जो संकोच है संकोच दूर होंगे। तो इसलिए दोस्तों हमें पूछा गया था कि कौन सा मौन पठन का लाभ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। अंग्रेजी भाषा के शिक्षण विधि के संबंध में निम्न में से कथन पढ़िए, ठीक है। पहला कथन है दोस्तों, यह शिक्षण पद्धति सर्वप्रथम जर्मनी में प्रारंभ की गई, और कथन बी होना था दोस्तों, ठीक है। कथन बी है अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए पूरे यूरोप में यह व्यापक रूप में अपनाई गई, और कथन सी है शिक्षण की इकाई शब्द है 9 की वाक्य, और डी है विषय सामग्री मानक प्रारूप में विभाजित की जाती है, और ई है यह औपचारिक से क्रियात्मक चरणों की ओर जाती है, और एफ है वाक्य रचना व्याख्या करने में वाक्य रचना का सर्वोत्तम उपयोग करती है। और अब बताना हमें कि निम्नलिखित में से कौन सी इन विशेषताओं को दर्शाती है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा व्याकरण समस्त अनुवाद पद्धति। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। तो दोस्तों प्रश्न है कि एक अध्यापक किसी पाठ्य सामग्री का आधा भाग स्वयं ऊंचे स्वर में पढ़कर अपने विद्यार्थियों को कहता है। तो दोस्तों एक अध्यापक क्या कर रहे हैं कि पाठ्य सामग्री से क्या कर रहे हैं कि आधा पाठ स्वयं ऊंचे स्वरों में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद वो क्या करते हैं कि वे उस पाठ को अंत को अपने अनुसार, और उसके बाद वो विद्यार्थी को क्या कहते हैं कि वे उस पाठ के अंत को अपने अनुसार पूर्ण करें, और यह किस प्रकार की गतिविधि है। तो दोस्तों ऑप्शन है अनुभव आधारित गतिविधि, और समूह कार्य, और लेखन गतिविधि, और ऑप्शन नंबर डी है अंतर्बोध आधारित गतिविधि। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा अनुभव आधारित गतिविधि। बढ़ते हैं दोस्तों अब
अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 46, बहुभाषिकता का प्रयोग एक संसाधन के रूप में करना चाहिए जिससे, ऑप्शन फर्स्ट है कि बच्चे बहुत सी भाषाएं सीखें, और बी है शिक्षक बहुत सी भाषाएं सीखे। तो दोस्तों शिक्षक को बहुत सी भाषाओं को सिखा के क्या करोगे, ठीक है, हमें तो बच्चों को सिखाना है ना। और ऑप्शन नंबर सी है प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित एवं स्वीकृति का एहसास हो, और ऑप्शन नंबर डी है बच्चे बहुत सी भाषा से वर्जित हो जाते हैं। तो दोस्तों वर्जित भी नहीं करना है, ठीक है। और इसका जो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर सी क्यों हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक बच्चे को सुरक्षा, जब बच्चे के क्या है बहुभाषिकता या मातृभाषा में बच्चा क्या करेगा, अपने आप को कक्षा में अभिव्यक्त करेगा, तो उसको सुरक्षा का क्या हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा, ठीक है। और वो समझेगा कि मेरी बात को भी क्या है, या मेरी भाषा को भी स्वीकृत किया जा रहा है कक्षा में। तो इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 47, कक्षा में विद्यार्थियों को प्राय कहानी सुनाई जानी चाहिए क्योंकि इससे, ऑप्शन नंबर ए है विद्यार्थियों का मनोरंजन होता है, और बी है इससे नैतिक शिक्षा मिलती है, और सी है भाषा को समग्र रूप में प्रस्तुत किया जाता है, और डी है कठिन शब्दों का ज्ञान कराया जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा कि भाषा को समग्र रूप से प्रस्तुत किया जाता है। कहानियों के द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों, भाषा को समग्र रूप से प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 48, भाषा अर्जन का अर्थ। तो दोस्तों भाषा अर्जन का अर्थ क्या है, ऑप्शन ए है किसी भाषा के व्याकरण के नियमों को सीखना, और बी है किसी भाषा को अनौपचारिक परिवेश में अनजाने में ही सीख लेना, और सी है किसी भाषा को औपचारिक परिवेश में प्रयास, यहाँ दोस्तों क्या होना चाहिए था, प्रयास होना चाहिए था, प्रयास द्वारा सीखना, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों भाषा के बारे में सीखना। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, हमें पूछा गया है प्रश्न में कि भाषा अर्जन क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कि किसी भाषा को अनौपचारिक परिवेश में और अनजाने में ही सीखना, ठीक है। और बाकी जो दोस्तों ये 3 उदाहरण हैं ये किसके हैं, भाषा अधिगम के हैं, और हमें भाषा अर्जन पूछा गया था। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 49, श्याम अपनी मातृभाषा संताली बहुत अच्छे से पढ़ लेता है। तो दोस्तों श्याम एक विद्यार्थी है, छात्र है, और वो अपनी भाषा संताली को अच्छे से पढ़ लेता है, और उसे बहुत अच्छी तरह से फ्रेंच भाषा भी सीख लिया, और उसने क्या है बहुत अच्छे से क्या सीख लिया, फ्रेंच भाषा को भी सीख लिया है। वो अब फ्रेंच भाषा में भी पढ़ सकता है। तो वो क्या उसने फ्रेंच भाषा को सीख लिया और साथ में उसमें पढ़ भी सकता है। इसे क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए है कौशल का अंतरण, और बी है पठन अंतरण, और सी है अधिगम अंतरण, और डी है पठन युक्ति। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा कौशल का अंतरण, ठीक है। तो ये कौशल ही तो है दोस्तों, भाषा सीखना ये क्या कौशल है, स्किल है कि पहले मातृभाषा सीख ली और मातृभाषा के बाद वो क्या कर रहा है फ्रेंच भाषा को भी सीख भी लेता है और पढ़ भी लेता है। तो ये क्या है, कौशल है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 50, भाषा में सहजता से क्या तात्पर्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है दोस्तों वाचन में मनुष्यों की स्वैच्छिक प्रकृति, और बी है भाषा बोलना शुरू करने के समय बच्चे द्वारा महसूस की गई समस्याएं। तो दोस्तों अर्जन में समस्या, सहजता में तो समस्याएं तो होंगी नहीं, ठीक है। और कथन सी है भाषा बोलने की मनुष्य की स्वाभाविक क्षमता, तो बात अच्छी कही जा रही है। और ऑप्शन नंबर डी है भाषा बोलने से पहले मनुष्य को सोच विचार करना। तो दोस्तों हमें पूछा गया सहजता, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, भाषा बोलने की मनुष्य की स्वाभाविक क्षमता। तो चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों है प्रश्न नंबर 51। तो दोस्तों प्रश्न है कक्षा 6 की अध्यापिका अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को 5-5 समूहों में
बांटती है। दोस्तों कक्षा 5 की एक अध्यापिका है और वो अपने कक्षा के बच्चों को क्या करती है, 5-5 के समूह में बांटती है और 3 महीने तक साथ काम करने के लिए देती है। इस कार्य में उन्हें भिन्न भिन्न विषयों पर बहुत से लोगों के विचार, आंकड़ों और संग्रहित करना है, ठीक है, और बाद में एक रिपोर्ट लिखकर उसे कक्षा में प्रस्तुत करना। इस गतिविधि को क्या कहेंगे? तो दोस्तों एक कक्षा 5 की एक अध्यापिका है और वो अपने बच्चों को क्या कर रही है, कक्षा 6 की एक अध्यापिका है और वो अपने बच्चों को 5-5 के ग्रुप में बांट रही है और 3 महीनों के लिए उन्हें साथ रहने के लिए कार्य देती है और फिर उन्हें क्या करना है, साथ में उन पर एक रिपोर्ट लिखने के लिए प्रस्तुत करती है। तो ये क्या है, प्रदत्त कार्य है या परियोजना कार्य है या सत्र कार्य है या पोर्टफोलियो आंकलन है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा, परियोजना कार्य है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 52। तो दोस्तों प्रश्न है, सामग्रियों द्वारा दिए गए निवेश या अवसर किस प्रकार का ग्राह्य हो सकते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है शिक्षार्थियों द्वारा ड्रिल के माध्यम से व्याकरणिक पहलुओं का अभ्यास करना, और बी है शिक्षार्थी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए समझ के साथ संदर्भ में भाषा प्रयोग करते हैं, और सी है शिक्षार्थी अर्थ समझते हैं और भाषा का पुनरुत्पादन करते हैं, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों शिक्षार्थी पठन सामग्री कंठस्थ, तो दोस्तों कंठस्थ नहीं कराना और बाद में उसका प्रयोग में लाते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। बच्चे क्या करें, शिक्षार्थी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए समझ के साथ संदर्भ में भाषा प्रयोग करते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सी टॉप डाउन श्रवण प्रक्रिया है और कौन सी बॉटम अप प्रक्रिया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है मुख्य बिंदु को जानने के लिए अनुमान लगाने, निष्कर्ष निकालने और सारांशीकरण करने के लिए सुनना, और कथन बी है विशिष्ट बारीकियों जैसे ध्वनि, शब्द, खंड आदि के लिए सुनना। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बॉटम अप प्रक्रिया तथा टॉप डाउन प्रक्रिया, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 54, अश्विन किसी पाठ्य सामग्री में से और दूसरे द्वारा बोली गई किसी बात में से कुछ शब्द की पहचान कर लेता है। तो दोस्तों वो शब्दों की पहचान तो कर लेता है परंतु इन शब्दों का प्रयोग स्वयं नहीं कर पाता। इन शब्दों को किस श्रेणी में रखेंगे? ए है सक्रिय शब्द संपदा, और बी है कठिन शब्द संपदा, और सी है कम प्रयुक्त होने वाले शब्द, और डी है निष्क्रिय शब्द संपदा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा निष्क्रिय शब्द संपदा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 55, जीवा नई व्याकरणिक अवधारणा जैसे कि जा रहा था, जा रहे थे, सीखते समय पहले से सीखी हुई अवधारणाओं जैसे कि जा रहे हैं, जा रहा है या जा रहे हैं से संबंध जोड़ पाती है या पाता है, ठीक है, और इस युक्ति को क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए है संज्ञानात्मक युक्ति, और बी है परासंज्ञानात्मक युक्ति, और सी है संज्ञानात्मक एवं परासंज्ञानात्मक दोनों ही, और डी हो जाएगा दोस्तों अनुमान लगाने की युक्ति। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा संज्ञानात्मक युक्ति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 56, नीचे दिए गए गतिविधियों पर ध्यान दें। शिक्षार्थियों को समाचार पत्र में मौसम की रिपोर्ट पढ़ने के लिए कहा गया। तो दोस्तों न्यूज़पेपर से मौसम की रिपोर्ट पढ़नी है और शहरों के मौसम को एक सप्ताह या उस दिन एक दिन या मौसम के एक सप्ताह या उस दिन के विशेष मौसम का विश्लेषण करने के लिए कहा गया, और शिक्षार्थी समुचित कक्षा में प्रस्तुत करने के लिए
में कार्य करते हैं और विश्लेषण करते हैं। इस कार्य में भाषा अधिगम की कौन सी युक्ति शामिल है? तो दोस्तों कथन ए है अध्ययन संलग्नता और बीमर इस्तेमाल भाषा, और बी है प्रस्तुति अभ्यास परिणाम भाषा, और सी है कार्य आधारित भाषा अधिगम, और डी है प्रयोग में भाषात पद्धति। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा अध्ययन संलग्न बीमर इस्तेमाल भाषा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 57, भारती नामक अध्यापिका। तो दोस्तों भारती एक क्या अध्यापिका है और कक्षा 8 के शिक्षार्थियों की गलतियों को नोट करती है। तो दोस्तों भारती एक अध्यापिका है और वो अपने क्लास 8 के बच्चों के क्या है गलतियों को नोट करती है और सप्ताह में एक बार शिक्षणार्थियों से इन पर चर्चा करती है और गलतियों पर उनका ध्यान आकर्षित करती है और यह भी बताती है कि ये गलतियां कैसे हुई होंगी। वह शिक्षार्थियों को अपनी गलतियों पर चिंतन मनन करने के लिए भी कहती है। वह क्या कर रही है? ऑप्शन ए है त्रुटि विश्लेषण, और बी है प्रतिपुष्टि देना, और सी है व्याकरण के नियम बताना, और डी है व्याकरण सिखाना। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रतिपुष्टि देना। तो चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 58, निम्नलिखित कार्य लेखन के किस प्रकार के अंतर्गत आएगा? कल्पना करें कि कहानी में आप एक पात्र हैं। तो दोस्तों कल्पना करें कि आप एक पात्र हैं और अपनी भावनाएं बताने के लिए अपने मित्र को पत्र लिखें। तो ऑप्शन नंबर ए है एक्सट्रोपोलेटिव लेखन, और रचनात्मक लेखन, और तर्क संबंधी लेखन, और वर्णनात्मक लेखन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसके अध्ययन की अनुशंसा करती है? ऑप्शन नंबर ए है अंग्रेजी और विदेशी भाषाएं मातृभाषाएं और संस्कृत, और बी है संस्कृत तमिल शास्त्रीय भाषाएं हिंदी अंग्रेजी उर्दू, और सी है दोस्तों मातृभाषा दूसरी भारतीय भाषाएं और संस्कृत विदेशी भाषाएं और शास्त्रीय भाषाएं, और डी है घर की भाषा मातृभाषा और दूसरी भारतीय भाषाएं और विदेशी भाषाएं और शास्त्रीय भाषाएं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 60, ठीक है, पाठ्य सामग्री की प्रामाणिकता क्या है? तो दोस्तों पाठ्य सामग्री की प्रामाणिकता क्या है? ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक के लेखकों द्वारा विकसित पाठ्य सामग्री, और बी है किसी संदर्भ तथा प्राकृतिक भाषा प्रयोग से उपजी पाठ्य सामग्री, और ऑप्शन नंबर सी है अधिकारी द्वारा दी गई आदेशात्मक सामग्री, और डी है पाठ्य पुस्तक की सूची पाठ्य सामग्री और वृत्तांत। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा किसी संदर्भ तथा प्रकृति भाषा का प्रयोग से उपजी पाठ्य सामग्री। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 61, कौन सी गतिविधि पोर्टफोलियो आंकलन से संबंधित है? फर्स्ट है अध्यापक शिक्षार्थियों के अधिगम के प्रत्येक चरण के बारे में टिप्पणी लिखते हैं और उसका रिकॉर्ड रखते हैं, और बी है अध्यापक शिक्षार्थी के प्रत्येक कार्य का रिकॉर्ड रखते हैं जिससे हर किसी गतिविधि के लिए अंक दिए जा सकें, और सी है अध्यापक अभिभावकों को पृष्ठपोषण देने के लिए रिपोर्ट कार्ड में अपने विचार लिखते हैं, और डी है कक्षा में शिक्षार्थी द्वारा की जाने वाली सभी गतिविधियों का रिकॉर्ड रखना। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि अध्यापक शिक्षार्थियों के अधिगम के प्रत्येक चरण के बारे में टिप्पणी लिखते हैं और उसका रिकॉर्ड रखते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 62, एक अध्यापक कक्षा 8 के विद्यार्थियों को 10 वाक्यों का अनुच्छेद पढ़कर सुनाती है। तो दोस्तों एक अध्यापिका क्या करती है कक्षा 8 के बच्चों को क्या है 10 वाक्यों का एक अनुच्छेद पढ़कर सुनाती है और उन्हें ध्यान से सुनने के लिए कहती है।
शिक्षार्थियों से कहा जाता है कि वे स्वर्ण के आधार पर इस अनुच्छेद को पुनः लिखें और अनुच्छेद अनुच्छेद में आए शब्दों और वाक्यों को उसी तरह लिखने की ज़रूरत नहीं है कि जैसा आपने सुना वैसा ही नहीं लिखना है, ठीक। उन्हें अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। उन्हें अनुच्छेद के अर्थ को ध्यान में रखना है और इस गतिविधि को क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद श्रुतलेख, और बी है पारंपरिक श्रुतलेख, और सी है वाक्य द्वारा श्रुतलेख, और डी है दोस्तों व्याकरण अनुवाद श्रुतलेख। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद श्रुतलेख। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 63। एक अनुच्छेद में से हर पंक्ति में 6 या 7वें शब्द के बाद एक शब्द या वाक्यांश हटा दिया जाता है और फिर उसे पूरा करने के लिए कहा जाता है। इस परीक्षण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों आप क्या कर रहे हैं कि बच्चे को एक वाक्य दे रहे हैं और उसके बाद रिक्त स्थान दे रहे हैं और उसके बाद फिर से वाक्य और उसके बाद रिक्त स्थान छोड़ रहे हैं। तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? रिक्त स्थानों की पूर्ति या व्याकरण रिक्त कार्य और क्लोज परीक्षण और अनुच्छेद को पूरा करना। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा क्लोज परीक्षण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 64। भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो दोस्तों हमें बताया गया कि भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित किए जाते हैं, एक ही क्रम में अर्जित किए जाते हैं, और बी है भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, और सी है भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित है, और डी है दोस्तों भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहा गया कि भाषा कौशल एक ही क्रम में अर्जित किए जाते हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, और हमें गलत ही पूछा था इसलिए गलत ही सही हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 65। एक अध्यापिका को पता चलता है कि कुछ विद्यार्थी सीखते समय अनुच्छेदों की विस्तृत व्याख्या एवं वाक्य रचना को समझने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं। यह उन्हें एक समृद्ध शब्द भंडार देते हैं और कुछ युक्ति को सुझाव देकर उनका अभ्यास करवाती है। इस तरह कुछ समय पश्चात उसके विद्यार्थी भाषा सीखने संबंधी कठिनाइयों को दूर कर पाते हैं। अध्यापिका ने यह किस प्रकार का आंकलन किया? दोस्तों निदानात्मक, रचनात्मक या प्रयोगात्मक और स्थानात्मक। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा निदानात्मक आंकलन। तो दोस्तों निदानात्मक आंकलन में हम क्या करते हैं? बच्चों की कमियों का पता लगाते हैं और फिर उन कमियों को उपचारात्मक आंकलन के द्वारा क्या करते हैं? दूर करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है ये आज के लिए अंतिम प्रश्न हो जाएगा। तो दोस्तों अंतिम प्रश्न को पढ़ने से पहले अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपको लगता है कि आपके लिए थोड़ी सी भी मेरे द्वारा मेहनत की गई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 66 है एक बालक भाषा सीखते समय निम्नलिखित कठिनाई का अनुभव करता है, अनुभव कराता। तो दोस्तों ये थोड़ा सा प्रश्न गलत हो गया, अनुभव करता है, ठीक है। तो दोस्तों इसका कथन है हमें दिए गए हैं कि नाम तथा अक्षर की ध्वनि को सीखने में कठिनाई, और ख है ऊंचे स्वर में पढ़ते समय गलतियां करना, और गौ है शब्द और वाक्यों को पढ़ते समय दृष्टिबाधा, और गौ है लेखन कार्य को पूरा करने में अधिक समय लगाना। तो दोस्तों बालक के किस लक्षण को प्रदर्शित करता है या करती है? वाचन वैकल्प्य या लेखन वैकल्प्य या सीखने में अक्षमता या सीखने में भय। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा वाचन वैकल्प्य। तो दोस्तों वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपको लगता है कि आपके लिए थोड़ा सा भी मेरे द्वारा मेहनत की गई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी ही इस प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।